हेलो दोस्तों, जिसने भी कभी अपने जीवन के अंदर एनिमे देखी है या फिर एनिमे के बारे में जानता है, उसने मांगा का नाम तो जरूर सुना होगा। बेसिकली जापानीज कॉमिक बुक्स को मांगा कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन कॉमिक बुक्स की तरह उसके अंदर ज्यादा कलर नहीं होते। एक मांगा के अंदर सिर्फ एक कलर होता है जो कि होता है ब्लैक, और बाकी का जो लाइट दिखाना होता है वो व्हाइट से दिखाते हैं। लेकिन मांगास में कुछ तो यूनिक होता है, चाहे तुम उसकी आर्ट स्टाइल को ले लो या फिर तुम उसकी स्टोरी स्टाइल को ले लो, लेकिन मांगा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा होता है। यानी कि अगर तुम कॉमिक बुक्स की बात करोगे तो जापानीज कॉमिक बुक्स यानी कि मांगा सबसे ज्यादा ऊपर होंगी अपनी क्वालिटी के अंदर। और उन्हीं मांगा की स्टोरीज को अडेप्ट करके बाद में एनिमे बनाया जाता है। एनिमे भी एक 2D वर्जन होता है बिल्कुल मांगा की तरह, बस उसके अंदर थोड़े एडिशनल साउंड ट्रैक्स होते हैं। लेकिन एनिमे की बात हम कभी और करेंगे। लेकिन आज हम ऐसे एशियन ड्रामास के बारे में बात करेंगे जो कि मांगा से बिलोंग करते हैं। नंबर 10 पे है प्लेफुल किस। प्लेफुल किस एक कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर किम यून जुंग ने काम किया है। इसकी मांगा का नाम है इताजोरा ना किस। ये स्टोरी है हानी नाम की एक लड़की जो कि एक लड़के को पसंद करने लग जाती है, और वो लड़का हर तरीके से परफेक्शन होता है, एकदम कंप्लीट। और बाद में वो हानी के प्रपोजल को मना कर देता है, लेकिन किसी कारण से जो हानी होती है वो उसी के घर में रहने आ जाती है। नंबर 9 पे है लिटिल फॉरेस्ट। ये एक जापानीज ड्रामा है जो कि लिटिल फॉरेस्ट नाम की ही मांगा के ऊपर बेस्ड है। इसकी एक कोरियन मूवी और एक चाइनीज वर्जन भी है, साथ ही साथ इसका एक ताइवानीज और एक कोरियन वर्जन भी है। मैंने इसके कोरियन वर्जन वाला ड्रामा नहीं देखा, लेकिन मैंने इसके कोरियन वाली मूवी जरूर देखी है और वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इचिगो नाम की लड़की अब एक बहुत बड़े शहर के अंदर रहती है और अब वो उस शहर से परेशान हो चुकी है। एक ऐसा शहर जो बेशक बहुत सारी लाइटों से जगमगाता रहता है, लेकिन उसमें वो मजा कहाँ जो एक गांव में है, वहाँ की नेचुरल हवा और वहाँ की नेचुरल लाइट। नंबर 8 पे है टू द ब्यूटीफुल यू, जिसकी मांगा का नाम है हानाज़ाका नो किमी ताइची। बेसिकली ये स्टोरी है जे ही नाम की एक लड़की की जिसकी हेल्प की थी ताई ही नाम के एक लड़के। लेकिन इसके अलावा तेजून एक प्रोफेशनल एथलीट भी है और अब वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से एथलीट नहीं रहना चाहता और क्विट करना चाहता है। वो उसकी स्कूल के अंदर एक बॉय का गेटअप लेकर पढ़ने आ जाती है। नंबर 7 पे है लायर एंड हिज लवर। वैसे तो ये एक जापानीज वर्जन है और मांगा का नाम भी यही है, और साथ ही साथ इसका एक कोरियन वर्जन भी है। जो तुम्हें देखना है वो तुम देख सकते हो। बेसिकली ये एक म्यूजिक थीम्ड ड्रामा है जहाँ पर आकी नाम का एक लड़का होता है जो कि एक फेमस बैंड ग्रुप का लीडर होता है। वैसे एक तरीके से कहा जाए तो वो लीडर ही होगा, वैसे तो ओरिजिनली वो एक कंपोजर है। और दूसरी तरफ रिको नाम की एक लड़की है जिसकी वॉइस बहुत ज्यादा बढ़िया है, इंग्लिश में उसे कहते हैं डिवाइन वॉइस। और साथ ही साथ वो भी उस बैंड को बहुत ज्यादा पसंद करती है जिसके अंदर आकी होता है। लेकिन आकी एक कंपोजर होता है तो आकी ज्यादातर बैंड के साथ दिखता नहीं है। एक दिन वो द डिवाइन वॉइस रिको से मिलता है और उसके बाद में उसे पता चलता है कि रिको भी उसके बैंड की बहुत बड़ी फैन है, और फिर किसी रीजन की वजह से उनकी डेटिंग शुरू हो जाती है। नंबर 6 पे है जापानीज ड्रामा स्विच्ड। अगर किसी ने ड्यूड इन मी देखा है या फिर डोरेमोन का वो वाला एपिसोड देखा है जिसके अंदर नोबिता और शिजुका की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है और उसके बाद में शिजुका मना कर देती है कि वो अब शरीर बदलना नहीं चाहती, और इस ड्रामा में भी सेम ऐसा ही हुआ है, जिसके अंदर एक अनपॉपुलर लड़की एक पॉपुलर लड़की के शरीर में चली जाती है और उसके बाद में वो रिफ्यूज कर देती है। नंबर 5 पे है लायर गेम। तो लायर गेम एक रियलिटी शो कंपटीशन का नेम है जिसके अंदर बड़े बड़े स्विंडलर्स, ठग्स, पॉलिटिशियंस और लॉयर तक कॉम्पिटिट करते हैं। इसीलिए अगर कहूँ तो ये एक बहुत बड़े झूठों का शो है जहाँ पर एक से बढ़कर एक झूठे आते हैं और एक दूसरे को ट्रिक करते हैं, और उनका प्राइज होता है $10 मिलियन। नंबर 4 पे है बॉयज ओवर फ्लावर। ओके, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है और वॉच टाइम भी इससे बढ़ता है तो बता ही देता हूँ क्या बिगड़ता है मेरा। तो ये स्टोरी है एक बिगड़ेल अमीर लड़के की, बहुत बिगड़ेल लड़के। वो इतना अमीर है कि वो यूट्यूब भी 720 पिक्सल पे देखता है और एक बहुत बड़ी स्कूल के अंदर जाता है, वो भी हेलीकॉप्टर से। और एक दिन उसकी स्कूल में एक नई लड़की आ जाती है और उसके बाद में से उसकी जिंदगी बदलने लग जाती है। नंबर 3 पे है सिटी हंटर। तो ये लिमिनो का ऐसा दूसरा ड्रामा है जिसे मांगा से अडेप्ट किया गया है। वैसे सिटी हंटर एक बहुत पॉपुलर एनिमे सीरीज भी है और इसकी मांगा का नाम भी सेम है। तो ये स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे 25 सालों तक सिर्फ बदला लेने के लिए पाला गया है। उसके बाद में उसे कई सालों बाद एक लड़की की फोटो मिलती है एंड ऑफ कोर्स वो उसे पसंद करने लगी। वो जब वो बदला लेने के लिए कोरिया आता है
तो वो फोटो वाली लड़की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी गार्ड होती है और इसी कारण से वो उसका बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। और क्योंकि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो उसे मार भी नहीं सकता। तो अब हमें यही देखना है कि वो नए पीस का सिंबल कैसे बनता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ और अपना बदला कैसे लेता है। नंबर 2 पे है ओकितेगामी क्योको नो बिबोरोकु। ये स्टोरी है ओकितेगामी नाम की एक लड़की की, जो कि बहुत बड़ी जीनियस डिटेक्टिव होती है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो हर दिन अपनी मेमोरी भूल जाती है, यानी कि जैसे ही वो सोकर उठती है वो अपनी मेमोरी भूल जाती है। इसीलिए उसे हर एक केस एक दिन में सॉल्व करना पड़ता है। और जब भी वो सोकर उठती है उसके हाथ पे लिखा हुआ होता है, मैं एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव हूँ और मेरी मेमोरी हर दिन चली जाती है। अगर किसी ने ID इन्वेटेड एनिमे देखा है तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ याकुसुके नाम का एक लड़का होता है जिसे वो रोज कल्प्रिट के नाम पे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं होती है तो उसे पता नहीं होता है कि वो हर जुर्म के लिए रोज एक ही आदमी को पकड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ याकुसुके को उस पे क्रश भी होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता याकुसुके उसके कितना भी करीब जाए, अगले दिन उसकी मेमोरी फिर से डिलीट हो जाती है। अब हमें यही देखना है कि ये एक दिन की याददाश्त कितना वर्क करती है इन दोनों के ऊपर। क्या कभी उनकी रोमांटिक जर्नी पूरी हो पाएगी? नंबर 1 पे है इरेज्ड एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे और मांगा दोनों हैं। इसके मेन कैरेक्टर के पास रिवाइवल की पावर होती है, यानी कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वो टाइम स्लिप करके समय में पीछे चला जाता है और उस घटना को कभी होने ही नहीं देता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है उसकी माँ का कोई खून कर देता है और हमारे हीरो सातोरू को इसके अंदर खूनी ठहरा दिया जाता है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा रिवाइवल होता है जिसके अंदर वो लगभग 15 साल पीछे चला जाता है और एक बच्चा बन जाता है और अब उसे पता नहीं है कि उसे ऐसा क्या ठीक करना है जिसकी वजह से फ्यूचर बदल जाए। आज की लिस्ट बस यही खत्म होती है। मुझे लगता है इस वीडियो को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस वीडियो को देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना।